तो सक्रियता श्रेणी के मुख्य लक्षण के टॉपिक में हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ लिया है कि सक्रियता श्रेणी क्या है और सक्रियता श्रेणी को किस आधार पे व्यवस्थित किया गया है। तो सक्रियता श्रेणी जो है वो धातुओं की बनाई हुई एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को हम उनकी सक्रियता यानी उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं और इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो धातुओं की सक्रियता धीरे धीरे कम होती जाती है। इन धातुओं की सक्रियता जो होती है वो इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, किसी यौगिक के साथ इनकी अभिक्रिया कराने पर निर्भर करती है, जैसे जल के साथ, अम्ल के साथ, किसी लवण के साथ या ऑक्सीजन के साथ जब इनकी क्रिया कराई जाती है तो ये अपनी सक्रियता के आधार पर ही रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर हम सक्रियता श्रेणी का निर्माण करते हैं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उन सभी धातुओं को हम उनकी सक्रियता के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं और उनको क्रमबद्ध करने से ये भी ज्ञान होता है कि जो धातु जिस स्थान पर उस सक्रियता श्रेणी में प्रदर्शित की गई है उसके ऊपर कितनी धातुएं हैं और उसके नीचे कितनी धातुएं। तो जो धातु जिसको हमने चयन किया है उसके ऊपर सपोज करें 5 धातुएं हैं और उसके नीचे भी 5 धातुएं। तो जिस जगह पे वो धातु है जिसकी सक्रियता का हम चयन कर रहे हैं, जिसके ऊपर 5 धातुएं हैं, उन 5 धातुओं के द्वारा ये धातु अपने लवण के विलयन से विस्थापित हो सकती है। लेकिन जिस धातु का हम चयन किए हैं उसके नीचे जो अन्य 5 धातुएं आती हैं तो नीचे वाली धातुएं उस चयनित धातु को उसके लवण के विलयन से या उसके किसी भी अणुसूत्र से विस्थापित नहीं करती। तो सक्रियता श्रेणी का क्रमबद्ध ज्ञान ये था। सक्रियता श्रेणी में ये बताया गया है कि हाइड्रोजन से हम उस सक्रियता श्रेणी को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक वो जो हाइड्रोजन से ऊपर है, दूसरे वो जो हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो मैंने आपको पहले भी हिंट किया था, हमने कहा कि हमने एक सक्रियता श्रेणी बना रखी है इस तरह से, इसमें और भी बहुत धातुएं होंगी आपकी किताब के चार्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं। अब इस हाइड्रोजन के यहाँ से हम अपनी सक्रियता श्रेणी को 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर पोटेशियम ले लिया, हमने सोडियम ले लिया, हमने कैल्शियम ले लिया, हमने जिंक ले लिया, हमने आयरन ले लिया। इस तरह की कुछ धातुएं दिखा देते हैं। नीचे हमने ले लिया कॉपर ले लिया, हमने सिल्वर ले लिया, हमने गोल्ड ले लिया, हमने प्लेटिनम ले लिया। इस तरह की कुछ और धातुएं हमने बताई। तो अब ये जो धातुएं यहाँ से यहाँ तक दिखाई जा रही हैं इनको हम कहते हैं ये अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं। ये कैसी धातुएं हैं? अधिक सक्रिय धातुएं हैं। और ये जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? कम सक्रिय धातुएं होती हैं। ये कम सक्रिय धातुएं होती हैं। और हाइड्रोजन के यहाँ से हम इस सीरीज के या श्रेणी को 2 भागों में विभाजित करते हैं। और ये इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं होती हैं वो जल से भी क्रिया करती हैं, अम्ल से भी क्रिया करती हैं। तो ये क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जबकि नीचे की धातुएं जल और अम्ल से संयोग करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। फिर मैंने आपको बताया है कि ये हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो नीचे की धातुओं को उनके लवण के विलयन से या उनके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं, जबकि नीचे की धातुएं ऊपर की धातुओं के साथ ऐसा नहीं करती। तो उस पर मैंने आपको समझाया था कि जो कुछ भी करता है वो ऊपर वाला करता है, नीचे वाले ऊपर वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ते। ऊपर वाला जब चाहे वो किसी का कुछ भी कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार आपकी सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन नीचे की धातुएं ऊपर वाली धातुओं के साथ ऐसा नहीं करती। इस श्रेणी में हाइड्रोजन एक गैस के रूप में है क्योंकि इसको हम H2 गैस कहते हैं। तो गैस कैसे धातु बन जाती है?
तो ये गैस के रूप में ही हाइड्रोजन होती है, लेकिन इसका धात्विक गुण क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन में एक क्षमता होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। जैसे सोडियम को देखा जाए, वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धातु धनायन बनाती है। पोटेशियम को आप देखें तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पोटेशियम धनायन बनाता है। तो हाइड्रोजन भी इनको कॉपी करता है, इसलिए हाइड्रोजन में भी धात्विक लक्षण पाया जाता है। क्योंकि हमने आपको कई बार बताया कि जितने भी धात्विक लक्षण होते हैं, समस्त लक्षण का एक मुख्य लक्षण क्या होता है? धातु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है तो वही उसका सबसे प्रबल धात्विक लक्षण होता है। और ये जो त्यागे गए या मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धातु के समस्त गुणधर्मों की व्याख्या करते हैं और धातु के जो भी लक्षण होते हैं ये धातुओं के द्वारा मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉनों पर आधारित होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी को हम क्रमबद्ध तरीके से कैसे दिखाते हैं, कैसे समझाते हैं, ये देखा जाए। श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होती हैं, जबकि नीचे की धातुएं जो होती हैं वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय होती हैं। दूसरा टर्म हम आपको बताते हैं। श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि नीचे की धातुएं ऐसा नहीं करती। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है कि जिंक जैसे है वो H2O से संयोग करता है, वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है और जल बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये जिंक अब दो प्रकार से जल से क्रिया करता है। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने धातुओं की विशेषताओं में ये पढ़ा था कि बहुत सी धातुएं ऐसी भी होती हैं जो अपने धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाती हैं जल में और अपने धातु ऑक्साइडों का भी निर्माण करती हैं। तो ये जिंक दो प्रकार से आपके जल से संयोग करता है और दो प्रकार से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और वो दो तरह के यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ ऊपर की रिएक्शन में जिंक जो है हाइड्रोक्साइड बनाता है और नीचे की रिएक्शन में जो होता है वो जिंक देखिए ऑक्साइड बनाता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो जिंक जो है अगर वो जल से संयोग करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तो ये जिंक धातु सक्रियता सूची में हाइड्रोजन से ऊपर है। और हमने बार बार ये बताया आपको कि जो भी धातु जल से, चाहे वो ठंडे जल से हो, चाहे वो गर्म जल से हो, चाहे जल वाष्प हो, अगर वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तो इसका मतलब यही है कि सक्रियता श्रेणी में वो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है। और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होंगी वो ऐसा नहीं करती हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि अगर अगले पॉइंट में देखा जाए कि सोडियम है, ये भी जल से क्रिया करके देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसका मतलब सोडियम भी सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। कॉपर को जब जल के साथ अभिक्रित किया गया तो हमें पता चला कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि सक्रियता श्रेणी अभी जो हम लोगों ने बनाई थी उस श्रेणी में आपका जो कॉपर है उसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए वो हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं। तो ऊपर की तीन रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो रहा है, लेकिन कॉपर जो है वो जब जल से संयोग कर रही है तो कोई क्रिया नहीं हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि कॉपर सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कॉपर जल से संयोग करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सिर्फ वही धातुएं मुक्त कर सकती हैं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती।
अगला पॉइंट कहता है श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि नीचे की धातुएं ऐसा नहीं करती है। ये अभिक्रिया भी हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं और इसको मैं फिर से आपको स्पष्ट करता हूं कि कैसे जो धातुएं ऊपर है वो अम्ल से कैसे संयोग करती हैं। पहले के कॉन्सेप्ट में भी देख सकते हैं आप कि अगर ये 2Na है और ये 2HCl अम्ल से क्रिया करा तो ये NaCl का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर जिंक धातु है वो भी जल HCl ले लें, अगर इससे संयोग करें तो ये ZnCl2 बना सकता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकता है। अगर जिंक की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो भी जिंक का सल्फेट यानी लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की कराई जाए तो आगे आप क्या देख रहे हैं, कोई क्रिया नहीं हो रही। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं होती हैं सिर्फ वो धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जिस प्रकार जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। लेकिन नीचे की धातु न जल के साथ न अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, क्योंकि इनकी सक्रियता जो होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है। अगला टर्म आपका कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सोडियम HCl से क्रिया यानी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि कॉपर जल के साथ कोई संपर्क नहीं करता। अब श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो नीचे की धातुओं को उनके विलयन से मुक्त कर देती हैं। श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं उनके नीचे वाली धातुओं को उनके विलयन से मुक्त कर देती हैं। मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने यही कहा कि जो भी करता है ऊपर वाला करता है। तो देखा जाए कि अगर हम जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हैं, ये आपका साल्ट होता है जिसको हम हिंदी में लवण भी कहते हैं, तो बनता क्या है, जिंक का सल्फेट बनता है और आपका कॉपर जो है वो मुक्त हो जाता है। यही सेम अभिक्रिया अगर हम Fe के साथ भी करा रहे हैं, देखें कॉपर सल्फेट की, तो आपका आयरन का सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो मुक्त होती है PPT के रूप में, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। लेकिन इस कॉपर की क्रिया को अगर हम ZnSO4 के साथ कराते हैं तो हमने लिखा कोई क्रिया नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि कॉपर जिंक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पा रहा है, जबकि जिंक और आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करते हैं। ये परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न भी पूछा जाता है कि जिंक और आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर का विस्थापन कर देते हैं, किंतु कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक का विस्थापन नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो उत्तर आपने सक्रियता श्रेणी की बताई कि जो धातुएं कॉपर से ऊपर हैं वो कॉपर का विस्थापन कर सकती हैं, लेकिन जो धातुएं कॉपर से नीचे हैं वो कॉपर को नहीं हटा सकती। जैसे एक दूसरा उदाहरण देते हैं, हमने कहा कि ये हमने ले लिया प्लेटिनम और इसकी क्रिया हमने कराई CuSO4 से और बोला कोई क्रिया नहीं। अब हमने ले लिया गोल्ड Au, हमने लिया गोल्ड, अगर गोल्ड की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो हमने बोला कोई क्रिया नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, कॉपर सल्फेट से तो ये भी धातुएं क्रिया करते हैं, तो ये दोनों धातुएं Cu से कहाँ होंगी, नीचे हैं, और ये जो दोनों धातुएं हैं वो कॉपर से कहाँ होंगी, ऊपर हैं सक्रियता श्रेणी में। इसलिए ये धातुएं कॉपर का विस्थापन करती हैं और ये दो धातुएं कॉपर का विस्थापन नहीं करती। इस प्रकार ये अगला पॉइंट था कि श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं नीचे की धातुओं को उनके विलयन से विस्थापित कर देते। तो ये रिएक्शन आपके सामने जो हम लोगों ने अभी जस्ट किया है, ये भी दूसरी रिएक्शन जो कोई क्रिया नहीं, जिंक कॉपर को हटाता है, कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता।
अब धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब इनकी क्रियाशीलता का कारण बताते हैं। धातु, अधातु, उपधातु ये सभी क्या होते हैं? तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में इनकी व्यवस्था की गई है। आवर्त सारणी में मैंने आपको बताया था लगभग 118 तत्व ज्ञात होते हैं और इन सभी तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई है तो वो धातु होती है, फिर उसके बाद अधातु होती है और उसके बाद उपधातु होती है। हमने इनके लक्षणों के बारे में अध्ययन कर लिया है विस्तृत रूप से। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, सभी तत्व अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए यौगिक या अणु निर्माण करते हैं। तत्व अस्थायी गैस विन्यास या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। इसका सबसे सिंपल सा यही कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वो तत्व धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। अगर ये सभी तत्व एक दूसरे के साथ रासायनिक संयोग नहीं करेंगे तो तत्वों से अणु निर्माण या यौगिक निर्माण कैसे संभव होगा? अगर उदाहरण के तौर पे लें कि सोडियम क्लोरीन के साथ संयोग नहीं किया होता तो सोडियम क्लोराइड प्रकृति में नहीं बनता। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता तो जल का निर्माण नहीं होता और जब जल का निर्माण नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे नाइट्रोजन जैसे तत्व आपस में संयोग करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड इन सब का निर्माण नहीं करते तो हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन नहीं होता, यानी पृथ्वी पर हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। तो इन सभी तत्वों को किसी न किसी प्रकार से परस्पर संयोग करना पड़ता है और वो यौगिक या अणु निर्माण करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर वायु में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो एक दूसरे से रासायनिक संयोग किए होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन ऑक्सीजन के संयोग से, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोरीन के संयोग से। हमने कहा अभी जिंक सल्फेट है तो उसमें जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तब जाकर के ये बना। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे तेजाब कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र H2SO4 है, तो उसके निर्माण में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन जैसे तत्वों का संयोग होता है। इसे हम रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। तो प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो क्यों बंध का निर्माण करते हैं, या वो क्यों संयोजकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, या वो क्यों किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करके यौगिक निर्माण करते हैं, जबकि अक्रिय गैसें जो 18वें समूह में पाई जाती हैं वो किसी से कोई क्रिया नहीं करती और उन अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सारे तत्व क्यों संयोग करते हैं, क्यों बंध निर्माण करते हैं, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। संयोजकता मतलब संयोग करने। तो इसका कारण पता लगाने पर यह पता चला कि इन सभी तत्वों का अस्थायित्व नहीं होता है। अस्थायित्व सिर्फ अक्रिय गैसों का होता है और ये अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं ये हमें आपको सबको पता है। अक्रिय गैसें हैं मुख्य रूप से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये अक्रिय गैसें जो होती हैं वो शून्य वर्ग में आती हैं। किस वर्ग में आती हैं? शून्य वर्ग में इनको बोला जाता है, क्योंकि इनका सब कुछ शून्य होता है। मीन्स इनकी संयोजकता शून्य होती है, इनकी क्रियाशीलता शून्य होती है, इन पर आवेश की मात्रा शून्य होती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी शून्य होती है। इसलिए नाम दे दिया गया है, इनका सब कुछ शून्य है, इसलिए ये शून्य वर्ग में होती हैं। अच्छा, शून्य क्यों है? क्योंकि ये सभी क्या है? अस्थाई होते हैं।
कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। तो श्रेणी में हाइड्रोजन से तो ये अक्रिय गैसें जो बताया हमने आपको कि शून्य वर्ग में आती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अस्थाई होते हैं। इसीलिए न ये संयोजकता का गुण प्रदर्शित करती हैं, ना ये बंध का निर्माण करती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती हैं, क्योंकि इनको न इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होती है न इनको इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता हो। कारण पता लगाया गया तो सबसे पहला एक शब्द आता है क्या कि शून्य वर्ग के तत्वों के सभी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अर्थात अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है? 2, 8, 18, 32 ऐसे करके हम दिखाते हैं। तो आप ये नाभिक, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, इस तरह से क्लास 9th में भी देखे होंगे। कोष को क्रमशः K, L, M, N से व्यक्त करते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जिन भी तत्वों में ये व्यवस्था होती है वो सभी अक्रिय गैस कहलाते हैं। और आवर्त सारणी में उपस्थित सभी के सभी तत्व स्वयं को अस्थायी करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, इसीलिए वो अक्रिय गैसों के समान बनना चाहते हैं। और इस वजह से जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उनके किसी निश्चित कोष में, या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उनके निश्चित कोष में बाहर निकालते हैं या इलेक्ट्रॉनों का संयोग करते हैं। ओवरऑल मिलाकर वो अक्रिय गैस विन्यास यानी अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था चाहते हैं, जिसके कारण वो अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। और यही कारण है एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है। यानी जिस प्रकार से उसका विन्यास, उसका अस्थायित्व अक्रिय गैस के समान हो जाए, उसके लिए वो तत्व संयोग करता है। और इस प्रकार जब समस्त तत्व एक दूसरे से रासायनिक संयोग करते हैं और बहुत सारे यौगिक और अणु का निर्माण करते हैं, तो उस यौगिक या अणु में प्रत्येक तत्व अपना अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर चुका होता है। तो मुख्य रूप से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर H2O का निर्माण हुआ जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो ये H2O बनने के लिए नहीं इनका संयोग हुआ था। हाइड्रोजन को भी लगा कि हमें अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है, ऑक्सीजन को भी लगा कि हमें अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है, तो हमें अपना अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करके अस्थायित्व प्राप्त करना है। इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन का साझेदारी या स्थानांतरण या आदान प्रदान करें। हमें ये नहीं मतलब है कि हम लोगों के संयोग से कौन सा अणु बनता है, हमें तो बस मतलब ये है कि हमारा किसी प्रकार से अष्टक द्वष्टक पूर्ण हो जाए, यानी हमारे जिस कोष या कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, अगर हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम अस्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सभी तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं या स्थानांतरण करते हैं या आदान प्रदान करते हैं। और क्यों करते हैं? अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। अक्रिय गैस या अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा इनकी संयुक्ता शून्य होती है। ये अक्रिय गैसें अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं। इन्हीं को अक्रिय गैस कहते हैं। ये शून्य वर्ग के तत्व या शून्य वर्ग की गैसें होती हैं। जो आवर्त सारणी बनाई जाती है उसमें सबसे बाह्य कोष में सबसे बाह्य वर्ग में या सबसे आखिरी वर्ग में इनको स्थान दिया गया है,
क्योंकि इनका सब कुछ शून्य होता है, ये रासायनिक संयोग नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम शून्य वर्ग के तत्व या 18वें समूह के तत्व के नाम से जानते हैं।